जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए करने का कोशिश कर रहा हूँ, और इस कड़ी में हम हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, और ख़ासकर CG टेट और शिक्षक भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हम आज हिंदी के ग्रामर का बेस वर्ण विचार पर बात करेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार, इसकी हम वर्णमाला भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट का जैसे लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके बेसिक चीज़ों को जान लेना पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे भाषा क्या है, अभी हम हिंदी भाषा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण व्यापक एवं वाचिक माध्यम है। अभिव्यक्ति अर्थात जब हम अपने मंतव्य को किस माध्यम से प्रकट करेंगे और कैसे एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेट कर पाएंगे, वही अभिव्यक्ति है। और सामाजिक संपर्क का साधन अर्थात हम समाज में, जैसे कि फ्रेंड्स लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंस, एक जुड़ाव हम महसूस कर पाते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में आप देखिएगा कि अलग जुड़ाव है, वही तमिल भाषी में उन लोग का अलग जुड़ाव है। यही अभी करंट में आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने में दक्षिण के लोग विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यही है, यही सामाजिक संपर्क का साधन और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये लिखित और सबसे छोटी दोनों वर्ण ही हैं। वहीं सबसे छोटी मौखिक, अगर हम मौखिक की बात करें तो वो ध्वनि है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ध्वनि क्या है? ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को, इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि बोलने व सुनने का माध्यम है। फ्रेंड्स, मैं अभी जैसे क मैं बात करूं, एक पेपर ले लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलूं क, ये लिखित रूप है, और जैसे मैं क उच्चारण कर रहा हूँ वो उसको ध्वनि है। तो उस क ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्वनि बोलने व सुनने का माध्यम है, वहीं वर्ण लिखने और देखने का माध्यम है। फ्रेंड्स, वर्ण के लिखित रूप लिपि चिन्ह को अक्षर कहते हैं। लिखने, पढ़ने और देखने का माध्यम ही वर्ण है। वर्ण के लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। वर्ण शब्द का लघुत्तम उच्चरित इकाई वर्ण ही शब्द का, जैसे फ्रेंड्स मैं कमल लिखूं, जैसे मैं कमल लिख रहा हूँ यहाँ पे, क म और ल। तो फ्रेंड्स, क बोल रहा हूँ, म बोल रहा हूँ, ल बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट तो एक शब्द है कमल, लेकिन इसका लघुत्तम उच्चरित इकाई क और म, यही वर्ण है। तो वर्ण शब्द की लघुत्तम उच्चरित इकाई है। तो फ्रेंड्स, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक योग को, इन्हीं वर्णों के क, म और ल, जैसे भाई मैंने क, म और ल कहा ना, क, म और ल, ये तो वर्ण है, लेकिन इन्हीं को अगर मिला दूं मैं
तो कमल वर्णों के सार्थक योग, यही शब्द हो जाएगा। अर्थ के आधार पर सबसे लघुत्तम इकाई है। शब्द कोई भी अर्थ प्रकट करता है, इसलिए अर्थ के आधार पर सबसे लघुत्तम इकाई है। वही वर्ण क च अ कोई अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन उसी को मैं अभी क म ल मिला दिया। कमल, चम्मच, आम, ये अर्थ प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात यह भी है कि शब्द कभी मंतव्य को प्रकट नहीं कर पाता। जैसे मैं कमल बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसी फूल के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूँ कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, तो आपको मेरा मंतव्य प्रकट हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कमल खिल रहा है उसके बारे में। वही कमल पढ़ रहा है, तो ये वर्णों का शब्द, मतलब शब्द का समूह ही वाक्य है, और इन्हीं वाक्य से ही अपना मंतव्य प्रकट होता है। देखिए वाक्य क्या है। अर्थ के स्तर पर भी शब्द भाषा की पूर्ण इकाई नहीं है, ठीक है। परंतु एक बात यह भी आप ध्यान रखिए, एक शब्द भी कभी कभी वाक्य का रूप ले सकता है। कब? जब व्यक्ति कोई पास में हो और आप बोलें कमल, तो उसको आप सुनो के अर्थ में ना, आप कमल को बोल रहे हैं कमल सुन, तो कमल सुनो वाक्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है केवल एक वर्ड, एक शब्द। तो इसीलिए कभी कभी एक शब्द आपका मंतव्य प्रकट हो गया है, कमल को समझ में आ गया कि मेरे को बुला रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी एक शब्द भी वाक्य का रूप ले सकता है। फ्रेंड्स, यही इम्पोर्टेंट कुछ था, इसको आप सभी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, और इसी कड़ी में हम स्वर का वर्गीकरण की शुरुआत करेंगे। स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा, देखिए फेफड़ों से उठकर बिना किसी बाधा के मुख या नाक से बाहर निकल जाती है। तो उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसको समझिए फ्रेंड्स, जब भी हम अ, आ, ई बोल रहे हैं, तो जो प्राण वायु है कहीं भी अपने स्वर यंत्रियों में कहीं भी घर्षण नहीं कर रहे, स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो जा रहे हैं। फेफड़ों से हवा निकल कर सीधा मुंह नाक से बाहर निकल जा रहे हैं। और अन्य वर्ण, जैसे अ बोल रहा हूँ तो उसके साथ में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ले रहा हूँ। वहीं अगर मैं व्यंजन को उच्चारण कर, जैसे क, तो क के लिए अ का सहारा ले रहा हूँ, तो उसी तरह स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनकी संख्या फ्रेंड्स 11 है, और इनमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा। रुकिए थोड़ा सा। ये जो री है, ये संस्कृत में था, लेकिन अब हिंदी में धीरे धीरे बहुत से समय में अब यह री हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें स्वर के समूह से इसको बाहर कर दिए हैं, और हमें एक नया आगम स्वर मिल गया है, और इसको हमने अपना लिया है हिंदी में अ। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सी जगह भी अब ये चीज़ आपको अपडेट नहीं मिलेंगे, लेकिन अब बस आपको इसको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद प्रत्यय के आधार पर देखेंगे और उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे। फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको पहले एक चार्ट बताता हूँ, उसमें हम इस सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, फिर आके इन सबको देखेंगे। पहले से फ्रेंड्स एक चार्ट को ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस चार्ट को आपने याद कर लिया तो मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर यह चार्ट बनाया गया है। फ्रेंड्स, मैं
सर पिंक सिटी पब्लिकेशन के जो भी राघव प्रकाश और सविता पाईवाल मैम के द्वारा जो लिखित बुक है उसी में से इसको लिया हूँ और उन्हीं में से बहुत सारे कंटेंट को मैंने लिया है और साथ साथ वसुदेव नंदन जी का भी बुक को प्रेफर किया है। फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए इस चार्ट को पहले आप 5 बार अपने पहले वीडियो को पॉज करिए, इस चार्ट को पहले अपने पेपर में एक बनाइए। मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। आप बस इतना ही करना है आपको कि आप इसको एक ये लाइन खींचिए, एक ये लाइन खींचिए, फिर इसको जोड़ दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए और फिर बीच में एक लाइन ऐसा, फिर ये और ये, बस हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई, और यहाँ पर ई, ऊ, ऊ, ए, ओ, औ, आ, ओ। ऐसे डायग्राम को 5 बार बनाइए, इसको रट लीजिए। यहीं से स्वरों को वर्गीकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहीं पर याद कर लेना है, अलग से और कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स इस डायग्राम, इस चार्ट को आप बना लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। चलिए अब यहीं पे हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। पहला वर्गीकरण है मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर। मुख में जीवा की स्थिति, फ्रेंड्स ये आपको आगे दिख रहा होगा, तो अग्र, ये जितने हैं ये अग्र हैं और बाकी जो जितने इधर ये पश्च हैं ये मध्य है। तो एक वर्गीकरण हो गया, अग्र ये 4, ये पश्च और ये मध्य, मध्य में केवल एक है। उसी प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर फ्रेंड्स ओठ की आकृति किसमें वृत्त के आकार बन रहा है, जैसे वृत्तामुखी, हम इसको वृत्तामुखी बोलते हैं। ये 5 वृत्तामुखी हैं, उ, ओ, औ, ये सारे वृत्तामुखी। शेष जो बच गए वो अवृत्तामुखी हैं। और उसके बाद मुखाकृति के आधार पर ये समृद्ध, ये चारों समृद्ध हैं, ई, उ, समृद्ध। उसके बाद अर्ध समृद्ध, उसके बाद विवृत, विवृत में केवल एक है आ, फिर ए अर्ध विवृत। पहले क्या रखेंगे? समृद्ध, उसके बाद अर्ध समृद्ध, फिर नीचे विवृत, फिर अर्ध विवृत। समृद्ध में 4 और अर्ध समृद्ध और नीचे विवृत, उसके बाद शेष जो 4 बच गए अर्ध विवृत। 3 प्रकार का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। उसके बाद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर अ, ई, उ 3 है। दीर्घ स्वर आ, ओ, ई, उ, ए, ओ, औ। फ्रेंड ये ह्रस्व दीर्घ में आप ये मत समझिए कि अ, ई, उ ये ह्रस्व ये छोटा है, उसी का बड़ा रूप आ, ई, उ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी स्वतंत्र स्वर है अपने आप में और ये सारे भी अपने आप में स्वतंत्र स्वर हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र स्वर हैं, उच्चारण तथा जिह्वा की स्थिति की दृष्टि से भी भिन्न है। ए और देखिए, बैल, मौन का प्रयोग, ए और औ का प्रयोग हिंदी में मूल स्वर के रूप में हुआ है, संयुक्त नहीं। तो मानक हिंदी में सभी 11 मूल स्वर हैं, इनमें इनका ये बड़ा रूप नहीं है, अपने ही आप में ये स्वतंत्र हैं। कुल मिला के 11 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्या
क्या क्या देखा हमने, अ, ई और उ, अ, ई और उ, पहला पहला वर्ण, इसका पहला वर्ण ई, इसका पहला वर्ण उ और अ। ठीक है, ये तीनों ह्रस्व स्वर, शेष जो बच गए दीर्घ स्वर। फिर अब उच्चारण स्थान के आधार पर देख लें तो तालव्य देखिए, ई तालव्य, ए तालुकंठ्य, उ ओष्ठ्य, उ ओष्ठ्य और ओ ओष्ठ्यकंठ्य। और ये कोमल तालव्य यानी कंठ्य। फ्रेंड एक चार्ट में एक बार और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसी को ही याद कर लेना है हमको पूरा कंठस्थ। हमने पांचों वर्गीकरण पढ़ लिया है। पहले हमने क्या पढ़ा, ये अग्र, ये जितने हैं ये अग्र हो गए, और ये मध्य एक, और ये शेष जो है ये पश्च, अग्र मध्य और पश्च। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये देखिए, ये चारों जो हैं समृद्ध, और इनके नीचे अर्ध समृद्ध, एक है विवृत, और शेष जो चार बन गए अर्ध विवृत। उसके बाद वृत्तामुखी, ये जो जितने हैं 5 वृत्तामुखी, शेष जो बच गए वो अवृत्तामुखी। उसके बाद ये ह्रस्व देखिए, ई उ और अ ह्रस्व, बाकी शेष दीर्घ। और उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो तालव्य, ई तालव्य, और ए तालुकंठ्य, उ ओष्ठ्य, ओ ओष्ठ्यकंठ्य। उ दोनों ओठ के गोल होने से बन रहे हैं, ओष्ठ्य, और ये ओष्ठ्यकंठ्य, और ये कोमल तालव्य या फिर कंठ्य। और मुख में जीवा की स्थिति देखिए, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी उ में आपका होंठ गोल बन रहा है, ऐसे वृत्त के आकार का। उच्चारण करके देखिए, उ ओ औ, इसमें पूरा वृत्त बन रहा है। फ्रेंड, इसको आप चार्ट में भी मैं आपको बताऊंगा, उसी प्रकार आपको लिख लेना है, टेंशन मत लीजिए, पहले याद करिए। उ ओ औ, ये सारे वृत्तामुखी, और शेष जो बच गए वो अवृत्तामुखी। फ्रेंड्स देखिए, हमने इस वर्गीकरण को अच्छे से याद कर लिया है। मैं आपको अब लेके जाता हूँ नोट्स पे। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको। देखिए, प्रयत्न के आधार पर हमने क्या लिखा था, इसको अब ध्यान मत दीजिए, आप याद करिए। अग्र में कौन कौन था, ई ए ए। देखिए अग्र। वहीं मध्य में केवल एक था, अ। उस डायग्राम को ध्यान दीजिए, मैं बोला था आपको 5 बार बनाने के लिए। वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा, तभी चीज़ें आप उसमें जीवा की स्थिति के आधार पर बनाए गए हैं, ना कि ऐसा कुछ वो फेक टाइप के डायग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अग्र में ई ए, मध्य में अ, पश्चिम में शेष उ ओ और आ, उ आ ओ ओ आ। वहीं ओष्ठाकृति के आधार पर हमने याद किया था, वृत्तामुखी कौन कौन है। वृत्तामुखी उ ओ आ, याद करिए, 5 ठो था, उ ओ आ। अवृत्तामुखी जो शेष बच गए, ई ए आ। ठीक। और मुखाकृति समृद्ध
याद करिए, ऊपर के 4 ई उ समृद्ध, और जो शेष नीचे के 2 अर्ध समृद्ध, कौन, ये और ओ, और विवृत केवल एक आ, और शेष जो बच गए अ, औ, आ, ए, औ, आ। देखिए, समृद्ध ऊपर के 4, अर्ध समृद्ध उनके नीचे एक एक ए और ओ, अविवृत नीचे के केवल एक आ, और उसके ऊपर के जो 4 बज गए अ और औ और अ और आ। देखिए इस डायग्राम में ये समृद्ध पढ़ा था हमने 4, फिर ये 2 अर्ध समृद्ध, फिर उसके बाद ये विवृत केवल एक, और ये अर्ध विवृत शेष जो 4 बच गए। और आगे देखिए, ये ह्रस्व स्वर देख लिया आपने, दीर्घ स्वर भी देख लिया। अब उच्चारण स्थान के आधार पर भी देख लीजिए, याद करिए क्या 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 पढ़ा है हमने। तालव्य, ई तालव्य, ए तालुकंठ्य, उ होंठ से ही बोल रहे हैं आप, देखिए इसको उ ओष्ठ्य, और ओ ओष्ठ कंठ्य, और ये अ कोमल तालव्य, ये संस्कृत में कंठ्य था, अब एक कोमल तालव्य हो गया है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे, और आज इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको आप 5 बार डायग्राम को बनाइएगा, उसके बाद याद करिएगा। जैसे ये टॉपिक होगा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा और चीज़ें आपको बताऊंगा भी, देख लीजिए। आपको टॉपिक पूरा होने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, और सभी अच्छे से सबको याद हो गया होगा। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।